पिछले 5 वर्षों के सीसेट के प्रश्नों के सॉल्यूशन की यह पहली कड़ी है। इसमें हम लोग मैथ और रीजनिंग के सारे प्रश्न जो 2019 से लेकर 2023 तक पूछे गए हैं, उनका पूर्ण सॉल्यूशन करेंगे। इसकी शुरुआत हम लोग 2019 के पेपर से कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि 1 से 1000 तक के पूर्णांकों को लिखा जाए तो अंक 5 कितनी बार आएगा? तो सबसे पहले हम लोग याद देखेंगे कि जो 1 से 1000 तक की संख्या है, उसमें लगभग जो मैक्सिमम 3 डिजिट की होगी संख्याएं 999 तक, क्योंकि 1000 में तो 5 है ही नहीं, तो हम लोग उसको 1 से लेके 999 तक मान सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग इसमें संख्याओं के प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। 1 से लेके 100 तक के गिनती में कोई भी अंक इकाई अंक में कितनी बार आती है? तो वह 10 बार आती है। ऐसा क्यों? जैसे मान लेते हैं 5 ही की बात करें तो 5 एक बार 5 में आएगी, फिर 15 में, फिर 25 में, फिर 35 में, यानी कि प्रत्येक बार 10-10 के गैप में 5 एक बार आ रहा है। तो 100 तक जाते जाते यह 5 10 बार रिपीट करेगा। सेम इकाई के बाद दहाई अंक में भी कोई डिजिट 10 बार ही रिपीट करती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 5 की ही बात करें तो 50 में रिपीट करेगी एक बार, फिर 51, 52, 53 और आते आते 59 तक रिपीट करेगी। उसके बाद अब सैकड़े की बात की जाए तो जब भी सैकड़े में बात होती है तो कुल मिला के 1000 के संख्या में यह 100 बार कोई डिजिट रिपीट करता है। कैसे? तो देखिए, अगर 5 की ही बात करें तो सबसे पहले 500 में एक बार, फिर 501, यह जाते जाते 599 तक यह जाएगा। तो यह लगभग जो दिख रहा है यहाँ पर आपको, या 501 से 99 तक 99 बार हो गया, और ये जीरो वाला भी एक बार जुड़ेगा, तो कुल मिला के 100 बार यह रिपीट किया। अब हम लोगों ने यह देखा कि 100 बार में इकाई अंक में 10 बार रिपीट कर रहा है, 100 बार में इकाई अंक में 10 बार, और ये 1000 में रिपीट कर रहा है 100 बार। तो ये 1000 तक के डिजिट का तो हो गया, लेकिन ये तो हम लोग 100 का ही लिए हैं। तो अगर 1000 तक लेना है तो इन दोनों को 10-10 से गुना करेंगे तो 1000 बार चला जाएगा। तो यहाँ पर भी 10-10 से गुना करना होगा, 10/10, 10/10। अब तीनों को ऐड कर देंगे तो सारा आ जाएगा कि कितनी बार यह 5 आएगा। तो तीनों को ऐड करते यह 100 हो जाएगा, 10/10 100, और यहाँ भी 10/10 100, यानी कि 100 + 100 + 100, 3 बार या 100 + 100 करेंगे तो यह हमारा 300 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है आंसर। नेक्स्ट है, एक ठोस घन को पीला, नीला, काला रंग से इस प्रकार रंगा गया है कि इसके विपरीत फलक एक ही रंग के हैं। तब इस घन को दो भिन्न अमापों 36 घनों में इस प्रकार काटा गया है कि 32 घन छोटे हैं और अन्य 4 घन बड़े हैं। बड़े घनों का कोई भी फलक नीला नहीं रंगा गया है। कितने घनों में केवल एक फलक रंगा हुआ है? सबसे पहले हम लोग इसमें घन के साइड निकाल सकते हैं कि उसकी साइड की लेंथ कितनी है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर 32 छोटे घन और 4 बड़े घन हैं तो यह संख्या 36 है। 36 किसके क्यूब के निकट आ रहा है? तो अगर 3 का क्यूब करते हैं तो यह 27 होता है। ये तो 36 जो है 27 से बड़ा है। इसका मतलब 4 का क्यूब के अंतर्गत आएगा, जो कि 64 होगा। 4 चौक 16 चौक 64। अब इसका मतलब है कि ये 36 जो है 64 में टूटना चाहिए था, और 32 छोटे हैं और 4 बड़े हैं। ये 4 बराबर अगर हम लोग 32 मान ले, 4 को अगर छोटे छोटे 32 में काटते तो यह 32 + 32 64 हो जाता है। इसका मतलब है क्या कि आधा जो घन है वह 32 छोटे क्यूब से बना है, और आधा जो घन है वह 4 ही बड़े क्यूब से बना है। अब दिए गए प्रश्न में यह भी कहा है कि 3 अलग अलग रंगों से रंगा गया है और विपरीत रंगा गया है, और इसमें कहा गया कि बड़ा घन का कोई भी फलक नीला नहीं रंगा गया है। इसका मतलब है कि इसको जब हम लोग 4 घनों को अरेंज करेंगे तो कभी भी यह संलग्न फलक में ना होके बीच वाले फलक में होगा, तभी यह केवल और केवल इसमें नीला रंग नहीं आएगा, नहीं तो सारे पॉसिबिलिटीज में यह नीला रंग आ जाएगा। और इसीलिए यह फिगर कुछ इस प्रकार बनेगा। इसमें जो
4 बड़े घन हैं, ये 2 ऊपर बड़े घन होंगे और 2 नीचे बड़े घन होंगे हमारे, तो 4 बड़े घन हो जाएंगे। और जो छोटे घन हमारे 32 बन रहे हैं, देखिए ये साइड एक पहला साइड और उधर इसके अपोजिट साइड जो है दूसरा साइड होगा। तो अब इसमें किसी भी तरह से प्रश्न में जैसा बोला गया था कि ब्लू रंग इसमें ना आ पाए, तो ब्लू रंग है ही नहीं क्योंकि ब्लू रंग तो इस फेस में है, तो ये पूरी तरीके से प्रश्न को सेटिस्फाई कर रहा है। अब बात है साइड गिनने की कि केवल एक साइड ही रंगा हुआ हो। तो देखिए यहाँ पर कोई भी आप फलक उठाएंगे तो ये दो दो साइड से जुड़ चुका है, दो दो साइड से, हर दो दो साइड से जुड़ चुका है, तो इसमें कोई भी साइड इसमें आ नहीं पाएगा। ये भी देखिए ये साइड भी खत्म हो जाएगा क्योंकि दो दो साइड से जुड़े हुए हैं। केवल जो बचता है यह बीच वाले 4 फलक बचेंगे और इसके अपोजिट भी सेम 4 फलक बचेंगे। तो कुल जो इसमें होगा वह 4 + 4 फलक बराबर 8 आंसर हो जाएगा, अर्थात आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, ए और बी स्टील के 2 भारी खंड है, यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है, तो ये ए है और ए को इसमें ए के शीर्ष पर बी रख दिया गया और रखने के बाद वजन जो है 60% बढ़ जाता है। तो मान लेते ए का वजन 100 kg था और अब बी के रखने के बाद यह 60% बढ़ गया, इसका मतलब बी का वजन 60 kg है, तभी तो 60% बढ़ा। यदि बी को ए के शीर्ष से हटा दिया जाए तो ए और बी के कुल वजन की तुलना में कितना वजन कम हो जाएगा। अब कह रहा है कि 60 kg हटा देना है, 60 kg हटा देते हैं तो टोटल 160 kg में हटा रहे हैं, तो कितना कम हो जाएगा, परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सारा सॉल्व कर लेंगे जो कि सारा कैलकुलेट करने के बाद 37.5 आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीमान एक्स के 3 बच्चे हैं। पहले बच्चे का जन्मदिन अप्रैल के 5वें सोमवार को पड़ता है, दूसरे का नवंबर के 5वें बृहस्पतिवार को पड़ता है और उसके तीसरे बच्चे का जन्मदिन बताना है जो कि 20 दिसंबर को है। तो कुल मिलाकर हम लोगों को यह बताना है कि 20 दिसंबर को कौन सा दिन था। अब सबसे पहले जो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि 5वां सोमवार और 5वां बृहस्पतिवार, तो जब भी 5वां डे रिपीट होता है तो या 29 तारीख को होता है या 30 को या 31 को, 3 ही केस बनते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले ये पता करते हैं कि अप्रैल के 5वां सोमवार किस डेट को था। तो अप्रैल में तो 29 और 30 दो ही डेट होते हैं, इसमें 31 होने का स्कोप है ही नहीं। तो अब हम लोग के पास 2 केस है और हम लोग या तो मान सकते हैं कि 29 को संडे सोमवार था या तो 30 को सोमवार था, तो हम लोग 2 में से किसी एक केस को मानेंगे। और जब 2 ही केस है, अगर एक केस हम लोग लेके चलते वो गलत साबित हुआ तो दूसरा केस को चेक किए बिना ही हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब 2 ही ऑप्शन है, एक गलत हुआ तो दूसरा डेफिनेटली सही होगा। तो हम लोग किसी एक केस को मान के चलेंगे। मान लेते हैं सोमवार को ही, 30 को ही सोमवार था, हम लोग यहाँ मान के चलते हैं और इसको लेके फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग को चेक करना है कि नवंबर के 5वें बृहस्पतिवार को कौन सा दिन पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग 30 तारीख को अगर सोमवार माने हैं तो एक दिन और बढ़ाते हैं ताकि हम लोग को सॉल्व करने में आसानी हो। तो 1 मई को इसका मतलब एक दिन बढ़ जाएगा, मंगलवार हो जाएगा हमारा। अब आगे हम लोग जोड़ते जाते हैं और डे कितनी आ रही है। तो हम लोगों के पास अप्रैल में 3 दिन और डे होता है, फिर नहीं, ये मई में 3 दिन, उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक चलेंगे। तो ये ऑड डे जो है जोड़ते चलेंगे। तो ये ऑड डे अक्टूबर तक हो गया, इसका मतलब है कि अब जोड़ते हैं सारा। 3 2 5 3 8, 3 11, 2 13, 13 और 3 16, 7 से डिवाइड करेंगे 16 को तो शेषफल जो आएगा वो 2 आ रहा है। तो 2 जो है ऑड डे हो गया। ऑड डे का कंसेप्ट कैसे चलता है कि 30 दिन है तो 7 से डिवाइड करने के बाद जो आता है उसको हम लोग ऑड डे मानते हैं। अगर वो 31वां दिन है तो ऑड डे 3 हो जाएगा 7 से डिवाइड करने पर। अब जब यहाँ पर 2 ऑड डे आ रहा है, इसका मतलब है कि 1 नवंबर को जो है डेट हो जाएगा हमारा, 2 दिन बढ़ रहा है, 2 जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर 2 ऑड डे है। तो बुधवार, बृहस्पतिवार, अब बृहस्पतिवार जब आ गया हमारा तो अब हम लोगों को 29 और 30 जाना होगा।
क्योंकि उसी समय 5वां डे आता है। तो अगर हम लोग 28 दिन जोड़ते हैं तो 28 इसमें जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, और 28 में किसी तरह का ऑड डे नहीं होता है, इसलिए आप बृहस्पतिवार का बृहस्पतिवार ही रहेगा 29 नवंबर को भी। अब जब 29 नवंबर को बृहस्पतिवार आ रहा है हमारा, तो इसका मतलब है कि यही हमारा जो है सही है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर 29 तारीख को लेके चलते तो ये एक दिन घट चुका होता और यहाँ पर आ जाता 28 नवंबर को बृहस्पतिवार आ रहा है हमारा। जबकि यहाँ पर कह रहा है कि 5वां बृहस्पतिवार जो है नवंबर में पड़ रहा है, और 5वां बृहस्पतिवार 28 को पड़ता, तो इसमें नवंबर में कोई 5वां बृहस्पतिवार होता ही नहीं, इसलिए केस 1 जो है गलत हो जाता, और केस 2 जो हम लोग लेके चले वह सही केस है। तो इसमें कुछ भी संशोधित नहीं करेंगे। तो अभी यहाँ पर प्रूव हो गया कि 28 नवंबर को जो है हमारा, यहाँ पर जो 29 नवंबर है हमारा बृहस्पतिवार ही है। अब जब यह निकल गया कि 29 नवंबर को बृहस्पतिवार है, तो हमें निकालना है कि 20 दिसंबर को क्या है। तो नवंबर में जो है 30 दिनों का होता है, और ये 20 यहाँ पर अगर 29 नवंबर से 20 दिसंबर आए तो इधर 20 दिन, और नवंबर में एक दिन और, क्योंकि 30 तारीख आ जाएगा एक जोड़ने से, तो कुल मिला के 21 दिन जोड़ेंगे 29 नवंबर में तो 20 दिसंबर पहुंच जाएंगे। अब चूंकि 21 में कोई ऑड डे है नहीं, 7 से डिवाइड करने पर कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा, इसका मतलब जो 29 नवंबर को जो डे है वही डे 20 दिसंबर को भी होगा, इसका मतलब बृहस्पतिवार ही इसका आंसर है, आंसर बी हो गया। नेक्स्ट है, कुछ चूहे बिल्ली हैं, तो कुछ रेट जो है कैट है, फिर कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कुछ कैट डॉग भी है। आगे बोलती है कोई भी कुत्ता गाय नहीं है, तो कोई भी डॉग काव नहीं है, तो काव का सी का अलग से बनाते हैं हम लोग, काव। अब इसमें कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, कोई भी गाय बिल्ली नहीं है, तो कोई भी गाय यहाँ पर बिल्ली नहीं है। तो हम लोगों को रेट कैट और डॉग के बीच तो रिलेशन दिया है, लेकिन काव और कैट के बीच रिलेशन नहीं दिया है, तो इसके बारे में इसका मतलब कुछ भी नहीं कर सकते, यह स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, कोई भी कुत्ता चूहा नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी डॉग रेट नहीं है, तो इन दोनों के बीच रिलेशन स्टेटमेंट में दिया ही नहीं है, तो इसके बारे में भी कुछ नहीं कर सकते। तीसरा, कुछ बिल्लियाँ चूहे हैं, तो देखिए कुछ जो कैट है वह रेट भी है, तो सही है या, क्योंकि इन दोनों के बीच ओवरलैपिंग है, ये एरिया कुछ रेट कैट से ओवरलैप कर रहे हैं, इसलिए स्टेटमेंट 3 सही है। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है केवल 3 सही हो गया। नेक्स्ट है, 4 समानांतर रेखाओं के एक समुच्चय से जो कि 4 समानांतर रेखाओं के अन्य समुच्चय से प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए 4 रेखाएं बनाते हैं पहले, और इसमें समानांतर चतुर्भुजों की संख्या बतानी है। तो पहले 4 समानांतर रेखा बनाते हैं, 1 2 3 4, और 4 इधर से भी बनाते हैं प्रतिच्छेद करने वाली, 1 2 3 4। अब यहाँ पर हमें समानांतर चतुर्भुजों की संख्या बतानी है, तो कुल मिला के हम लोग यहाँ पर आयतों की संख्या बता देंगे, क्योंकि प्रत्येक आयत समानांतर चतुर्भुज भी होते हैं। तो अब इसमें कुल आयतों की संख्या निकालने के लिए जो हम लोग तरीका यूज करते हैं, अगर रो और कॉलम की संख्या बराबर है, यहाँ पर रो की संख्या 1 2 3 है और कॉलम की संख्या भी 1 2 3 है, तो जितने भी रो हैं उनके क्यूब का समेशन करते हैं, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, 1 2 3 बराबर अब कितना आएगा, 1 + 8 + 27 = 36। आंसर हमारा डी हो गया। नेक्स्ट है, किसी विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी को एक विशिष्ट पहचान संख्या नियत की गई है। एक विद्यार्थी फुटबॉल का खिलाड़ी है यदि वह केवल यदि पहचान संख्या 4 से विभाज्य है, तो फुटबॉल के खिलाड़ी की शर्त है कि 4 का मल्टीपल होना चाहिए उसका। और आगे बोलता है कि क्रिकेट का खिलाड़ी है यदि और केवल यदि पहचान संख्या 6 से विभाजित है, तो क्रिकेट वाला 6 का मल्टीपल मिला है उसको नंबर। आगे बोलता है 1 से 100 तक की संख्या किसी ना किसी विद्यार्थी को नियत की गई है, तो उनमें से कितने विद्यार्थी क्रिकेट के साथ फुटबॉल भी खेलते हैं। तो अब संख्या पूछा गया है, तो देखिए 4 के मल्टीपल 4 8 16 12 16 ये सब वाले फुटबॉल खेल रहे हैं, और 6 का मल्टीपल गुणज 6 12 18 वाले
क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अब दोनों खेलने वाले ऐसे होंगे जो 4 और 6 का मल्टीपल दोनों होंगे। तो 4 और 6 का एलसीएम पहले हम लोग निकालेंगे, और एलसीएम निकालते हैं तो यह 12 आता है। अब जब दोनों का एलसीएम निकालने के बाद 12 आया, इसका मतलब जो 12 के मल्टीपल होंगे वह फुटबॉल भी खेलेगा और क्रिकेट भी खेलेगा, क्योंकि 12 4 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है। अब पहला संख्या नंबर जो 12 है, जिस खिलाड़ी को मिला है 12 नंबर, वह दोनों खेलेगा। फिर 24 वाला खेलेगा, 12 का जो है टेबल काउंट करते जाएंगे। इसी तरह 8 टाइम्स तक हम लोग जाएंगे 96 तक। तो कुल मिला के 8 बार ऐसा आएगा, 12, 24, 36, 48। तो 8 बार आ रहा है, तो आंसर बी हो गया। नेक्स्ट है, जब एक धाविका किसी दौड़ में 12 किमी दूरी दर्शाने वाले चिन्ह को पार कर रही थी, तब उसे बताया गया कि उसने दौड़ का केवल 80% हिस्सा पास किया है। तो 12 किलोमीटर यहाँ पर बताया गया है 80% है। इस स्पर्धा में इस धाविका को कितने किलोमीटर दौड़ना है? तो यहाँ पर 80% बराबर दिया गया है, तो हमें निकालना है 100%। तो 100% निकालने के लिए करेंगे क्या, थोड़ा इसको रिवर्स कर लेते हैं कि 80% बराबर यहाँ दिया गया है 12 किलोमीटर, तो 1% बराबर हो जाएगा हमारा 12/80। तो इसका मतलब 100% बराबर हो जाएगा 12/80 गुने 100। तो यहाँ पर 1010 कट जाएगा, और 2 से 2 पचे 10, 2 से 2 चौक 8, 4 से 4 दिए 12, 5 दिए 15। इसका आंसर अर्थात बी हो गया आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, राजू के पास 9,000 रुपये हैं और वह एक मोबाइल हैंडसेट खरीदना चाहता है, लेकिन उसको पता है कि उनके पास हैंडसेट खरीदने के लिए आवश्यक राशि का केवल 75% है। तो यहाँ पर बताया गया है 75% बराबर 9,000 रुपये है। और आगे बोलता है कि वह मित्र से 2,000 रुपया उधार भी लेता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, 75% बराबर 9,000 दिया गया है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? अभी पिछले वाले प्रश्न के हिसाब से इसको बनाएंगे, तो 100% बराबर 12,000 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसके पास है 9,000 रुपये, और फ़ोन खरीदने के लिए चाहिए इसको 12,000, अर्थात 3,000 रुपये इसके पास कम है। और दोस्त से इसको उधार कितना मिल रहा है? 2,000। अब देखते हैं स्टेटमेंट क्या बोलता है। राजू के पास अभी भी हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है। यह कथन सही है, क्योंकि इसके पास है 9,000 रुपये, दोस्त से ले रहा है 2,000, यानी कि 11,000 रुपये होंगे, लेकिन हैंडसेट का दाम तो 12,000 है। आगे देखते हैं, राजू के पास ठीक उतनी ही राशि है जितनी कि हैंडसेट खरीदने के लिए आवश्यक नहीं। इसके पास तो 1,000 रुपये कम है। राजू के पास हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि है, और हैंडसेट खरीदने के बाद 500 रुपये और भी होंगे। गलत है। इसमें राजू के पास हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि है, और हैंडसेट खरीदने के बाद उसके पास 1,000 रुपये होंगे। नहीं, या तो 1,000 रुपये कम पड़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2000 में मीनू की उम्र मीरा की उम्र की 1/3 थी। तो मान लेते हैं कि मीनू की उम्र x है, तो मीरा की उम्र 3x हो जाएगी, क्योंकि 3x का 1/3 x होगा। आगे बोलता है कि 2010 में मीनू की उम्र मीरा की उम्र की आधी थी। तो मीनू का जन्म वर्ष बताना है हमें। तो यहाँ पर कुल मिला के x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले 2002 से 2010 तक के कंडीशन में आने के लिए यह 8 साल बीत चुका है। तो 8 साल बाद दोनों का उम्र क्या हो जाएगा? x + 8, और ये 3x + 8 मीरा का उम्र। और आगे बोल रहा है कि 8 साल के बाद जो है मीनू का उम्र जो है मीरा के उम्र की आधी होगी। तो ये हो गया हमारा। इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर हमारा आएगा 8। और अब जब x बराबर 8 आ गया, इसका मतलब है कि 2000 ईस्वी में मीनू का उम्र जो है 8 साल था। तो अब इसका जन्मदिन निकालना है। तो जन्मदिन निकालने के लिए 2002 में 8 वर्ष का है, तो 2002 में 8 वर्ष घटा देंगे। तो 2002 में 8 वर्ष घटाएंगे तो 1994 आ जाएगा आंसर हमारा। तो 1994, 2002 में 8 वर्ष घटाने के बाद 1994 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है, राकेश और राजेश ने एक साथ मिलकर 10 गेंदे और 10 रैकेट खरीदे। राकेश ने 1,300 रुपये खर्च किए और राजेश ने 1,500। पर यदि प्रत्येक रैकेट की कीमत एक गेंद की कीमत की 3 गुनी है, तो एक रैकेट की कीमत क्या है? तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि एक बॉल की कीमत b है,
और एक रैकेट की कीमत इस तरह से 3 बॉल के बराबर है, तो R बराबर रैकेट की कीमत और 3 बॉल हो जाएगा ये। अब क्योंकि कह रहा है कि 10 बॉल खरीदा गया है प्लस 10 रैकेट भी खरीदा गया है, और टोटल जो कॉस्ट आया है दोनों ने मिलके 1300 प्लस 1500 यानी कि 2800 रुपये खर्च किए दोनों ने मिलके। तो इस हिसाब से अब R का वैल्यू 3B है, तो इस यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30B प्लस यहाँ 10B बराबर 2800। इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा 40B बराबर 2800। यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 70 रुपी। तो बॉल का कीमत हमारा 70 रुपी है, तो रैकेट का तो 3 टाइम्स है बॉल के, तो रैकेट का कीमत 3 इंटू 70 अर्थात 210। सी नंबर आंसर। नेक्स्ट है, किसी सम्मेलन में 100 प्रतिभागी में से 70 भारतीय हैं, तो 70 इंडियन हैं, तो नॉन इंडियन 30 क्या हो गए, बाहर के या विदेशी के हो गए। आगे क्या बोलता है, यदि कुल प्रतिभागियों में से 60 शाकाहारी हैं तो कौन सा कथन सही है। तो 60 यहाँ पर शाकाहारी हो गया, तो मांसाहारी की संख्या 40 हो गया। अब ये हमारा फैक्ट दिया हुआ। अब स्टेटमेंट देखते हैं, कम से कम 30 प्रतिभागी जो है शाकाहारी हैं, तो 30 भारतीय प्रतिभागी शाकाहारी हैं, ये कैसे पता चलेगा। देखिए यहाँ पर शाकाहारी की संख्या 60 दी गई है, और मान लेते हैं कि 30 के 30 विदेशी शाकाहारी हैं, फिर भी 30 शाकाहारी और होंगे, और इसका मतलब है कि वो 30 शाकाहारी डेफिनेटली भारतीय ही होंगे, क्योंकि 100 लोग हैं, 30 तो विदेशी को हम लोग मान चुके हैं, तो 30 और भी तो घट रहा है ना, तो उसको हम लोग इस भारतीय से ही भारतीयों में से ही लेंगे, तो इसका मतलब डेफिनेटली कम से कम 30 भारतीय प्रतिभागी शाकाहारी तो है ही। दूसरा स्टेटमेंट, कम से कम 10 भारतीय प्रतिभागी मांसाहारी हैं, तो यहाँ पर दिया गया है कि 40 जो है कम से कम मांसाहारी हैं। अब जब 40 मांसाहारी हैं तो मान लेते हैं कि 30 के 30 सारे विदेशी मांसाहारी हैं, तब भी 10 और मांसाहारी संख्या चाहिए, घट रहा है, 30 ही है तो 40, तो 10 और कहाँ से आएंगे मांसाहारी, कम से कम 10 भारतीय, इसका मतलब मांसाहारी भी होंगे, तभी यह स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट तो सही हो गया। तो दोनों स्टेटमेंट सही होने के कारण इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, जो विद्यार्थी क्रिकेट नहीं खेलते हैं वह फुटबॉल खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलने वाली की संख्या है 60%, और फुटबॉल खेलने वाले हो जाएंगे 40%, जो कि क्रिकेट नहीं खेलते वह फुटबॉल खेल रहे हैं। अब आगे कहता है, हर फुटबॉल खिलाड़ी के पास 2 पहिया वाहन है, तो इसके पास 2 व्हीलर भी है। अब कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, देखते हैं। 60% विद्यार्थियों के पास 2 पहिया वाहन नहीं है, ये बोल रहा है 60% के पास 2 पहिया वाहन नहीं है। इसने तो सिर्फ कहा है फुटबॉल वाले के पास वाहन है, इसने ये तो नहीं कहा था कि क्रिकेट वाले के पास वाहन नहीं या 60% के पास नहीं है, तो ये स्टेटमेंट इससे निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, इसीलिए यह गलत हो जाएगा। किसी भी क्रिकेट खिलाड़ी के पास 2 पहिया वाहन नहीं है, इसमें भी स्टेटमेंट में यह भी नहीं कहा गया है, तो यह भी गलत है। क्रिकेट खिलाड़ी फुटबॉल नहीं खेलते, इसमें यह भी नहीं कहा गया कि क्रिकेट वाले फुटबॉल नहीं खेल सकते हैं। तो आंसर जो भी देने हैं हमें दिए गए इनपुट से ही देना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो जितना कहा गया उतना ही करेंगे, तो तीनों गलत हो गया। अब पूछा कि कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, तो तीनों निष्कर्ष नहीं निकलेंगे, तो आंसर डी हो गया। नेक्स्ट है, 2 अंकों की धन पूर्ण संख्या, इसके अंकों को उत्क्रमित यानी कि रिवर्स करने से बनी संख्या से अनुपात 4:7 है, तो ऐसे युग्मों की संख्या क्या होगी। तो पहले कोई 2 संख्या मान लेते हैं, कोई भी डबल डिजिट की संख्या को किस फॉर्म में लिखा जाता है, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पर y यहाँ आ जाएगा, x यहाँ आ जाएगा, और इन दोनों का रेशियो दिया गया है 4:7। और अब चूंकि यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इसका मतलब है कि x और y का वैल्यू 1 से बड़ा या बराबर, लेकिन 9 से छोटा या बराबर होगा, तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया।
अब इक्वेशन बन गया तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर जो आएगा हमारा वह आएगा y बराबर 2x। अब 2x आएगा तो हम लोग यहाँ पर दिया गया कि x का वैल्यू 1 से 9 तक पुट करना है, तो पुट करते हैं। x का वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा 2। फिर पुट करते x का वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा y का 4। फिर x का वैल्यू जब 3 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा 6। फिर x का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 8। फिर x का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 10 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि x और y जो है इसका वैल्यू रेंज जो लाइक करेगा 1 से 9 के बीच होगा, लेकिन यहाँ तो y का वैल्यू 10 आ गया, तो इसका मतलब है कि 4 तक ही जाएगा। अब ये वैल्यू यहाँ से नहीं आगे बढ़ेगा। तो अब कितने वैल्यू हो गए, कितने पेयर बन गए, तो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, तो 4 पेयर टोटल बन रहे हैं। तो इसका आंसर हमारा हो गया बी। अब अगर एग्जाम में पेयर भी पूछता कि वे पेयर कौन कौन से है, तो पेयर बनता है यहाँ पर 1 2 का पेयर बन रहा है, 2 4 का पेयर बन रहा है, 3 6 का और 4 8 का। इनको रिवर्स करने पर जो है और डिवाइड करने पर 4:7 के रेशियो में आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, किसी परीक्षा में ए ने बी से 20 अंक अधिक प्राप्त किए और यदि बी ने ए से 5 अंक कम प्राप्त किए हों तो बी ने कितने अंक प्राप्त किए। तो देखिए ए है और यहाँ पर बी है और कुल मिला के मान लेते हैं बी ने x अंक प्राप्त किए तो ए ने x के साथ 20 अंक अधिक प्राप्त किए। अब इसमें कहा गया है कि ये जो 20 अंक है या 5% के बराबर है, तो 5% 20 के बराबर है तो 100% जो है कितने के बराबर हो जाएगा 100%। तो दोनों तरफ कितना से गुना करेंगे हम 20 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर 100% बराबर 400 नंबर। तो कुल मिला के ए को जो टोटल मार्क्स मिले हैं वह है 400 नंबर। अब यहाँ पर पूछा कितना है कि बी को कितने अंक मिले, तो बी को तो 20 नंबर कम मिले हैं, ए से 20 नंबर कम मिले, तो 400 में 20 नंबर घटा देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 380। आंसर बी हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है, सीता और गीता क्रमशः प्रत्येक 2 दिनों और प्रत्येक 3 दिनों के अंतराल में यहाँ पर जोड़ देना है। 2 दिनों का अंतराल और 3 दिनों के अंतराल के बाद तैराकी के लिए जाते हैं। यदि 1 जनवरी को साथ में तैराकी के लिए गए थे तो अगली बार कब जाएंगे। तो देखिए दोनों 1 तारीख को निकले, लेकिन 2 दिनों के इंटरवल में जा रहे हैं, तो 2 दिनों का यहाँ पर सीता जो है 2 दिनों के इंटरवल में और गीता 3 दिनों के इंटरवल में जा रही है। तो 1 दिन यहाँ पर अगर हम लोग 2 दिनों का इंटरवल जोड़े तो 2 दिनों का इंटरवल बराबर 3 दिन आगे हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, आज सोमवार है और 1 दिन कहेंगे कि 1 दिन के बाद क्या होगा, तो वह मंगलवार नहीं होगा, वह बुधवार हो जाएगा, क्योंकि 1 दिन जैसे ही छोड़ते हैं तो उसमें 2 डे ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर अंतराल में हम लोग यहाँ पर 2 दिन गैप छोड़ना है तो तीसरा दिन पहुँच जाएगा, इसलिए यहाँ पर 3 जोड़ना है। और दूसरा वाला में कहा गया 3 दिन का अंतराल अर्थात चौथा दिन पहुँच जाएगा। तो इसका मतलब है कि अब 1 के बाद या 4 तारीख को, फिर 7 तारीख को, यहाँ पर 3 जोड़ते जाना है, फिर 10 तारीख को, फिर 13 तारीख, फिर 16 तारीख, इसी तरह आगे लगातार तैराक के लिए निकलती रहेगी। और गीता जो है 4 के इंटरवल में जाएगी, अब 4 के गैप में जाएगी, तो पहला 5 तारीख को निकलेगी, फिर 4 जोड़ेंगे 9 13 17। तो पहला जो डेट मिल रहा है तो यहाँ देखिए 13 मैच कर गया, पहला जो डेट मिल रहा है, तो हमारा आंसर डी हो गया कि 13 तारीख को दोनों ही निकलेंगे एक साथ। नेक्स्ट है, 1000 मीटर की दौड़ में XYZ 3 प्रतियोगी हैं। मान लीजिए वे सभी एक समान गति से दौड़ते हैं। Y जो है X से 40 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करता है, तो Y जो है X से 40 मीटर आगे से दौड़ रहा है, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं। आगे फिर बोलता है Z जो है X से 64 मीटर आगे दौड़ रहा है, तो यहाँ पर Z यहाँ पर मान लेते हैं, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बताया जा रहा है 64 मीटर। तो अब Y
यहाँ पर x से z की दूरी दी गई है और x से y का, तो y से z के बीच की दूरी हम लोग निकाल सकते हैं, या 24 आ जाएगा, घटा देंगे दोनों में। अब आगे क्या बोल रहा है, यदि y और z को 100 मीटर की एक दौड़ में प्रतिस्पर्धा करनी है तो z y से कितने मीटर आगे से दौड़ना शुरू करेगा, तो इसको 24 प्लस मीटर से दौड़ना होगा तभी प्रतिस्पर्धा बन पाएगी। तो 24 प्लस के निकट में जो आंसर होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये तो है नहीं, ये 25 जो है ये 25 आंसर होगा, 30 और 35 तो 24 प्लस से बहुत दूर है, तो आंसर जो है हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि x 25 के बराबर या उससे बड़ा है, x 25 के बराबर या उससे बड़ा है। दूसरा है y 40 से कम या उसके बराबर है, तो कौन सा सदैव सही होगा। तो देखते हैं स्टेटमेंट, y x से हमेशा बड़ा होगा, x y से बड़ा है, तो ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि x का वैल्यू 25 भी है, तो 25 40 से छोटा है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। y x अगर दोनों को डिफरेंस लेते हैं तो 15 से बड़ा होगा, तो चलिए लेते हैं कि क्या 15 से बड़ा होगा। तो अगर हम लोग कुछ नहीं 40 और 25 भी ले लें, सिर्फ जो यहाँ पर वैल्यू दिया गया है, तो आंसर जो डिफरेंस आता है 15, लेकिन यहाँ पर बोला है कि डिफरेंस 15 से बड़ा है, तो 40 और 25 को डिफरेंस किया 15 आ रहा है, ये तो 15 से बड़ा नहीं है, ये तो 15 ही है। इसके बाद और भी हम लोग ले सकते हैं, जैसे 39-25 का डिफरेंस, और या फिर 25 से ऊपर 40 भी होता है, तो 40-40 का डिफरेंस लेंगे तो 0 आ जाएगा, तो स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है y माइनस एक्स 15 से छोटा या उसके बराबर होगा। तो चलिए इसका y का मैक्सिमम जो वैल्यू है लेते हैं 40, x का जो मिनिमम वैल्यू है उसको लेते हैं 25, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 15। अब जब इसका मैक्सिमम और इसका मिनिमम वैल्यू ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है हमेशा 15 से छोटा या उसके बराबर ही आएगा, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ले रहे हैं। आप और भी कोई भी एग्जांपल आप लेके देखिए, 40 से छोटा 39 लेते हैं और 25 से बड़ा 26 लेते हैं, तो दोनों का डिफरेंस तो 13 आ जाएगा, तो इसका मतलब 15 से छोटा ही है। आप कोई भी एग्जांपल लीजिएगा ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा हमारा। और आंसर डी जो ऑप्शन डी जो है वह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर 40 एक वैल्यू ले लेते हैं और 25 से एक 25 ही लेते हैं तो 65 आ रहा है, लेकिन अगर 40 से छोटा वैल्यू लेते हैं, मान लेते हैं 30 लेते हैं, 30 और 25 55, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 65 या उससे बड़ा या बराबर होगा, तो या तो स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो 55 भी वैल्यू आएगा और भी छोटे छोटे वैल्यू आएंगे, तो डी गलत हो जाएगा। आंसर सी हमारा ही सही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ईना अपने माता पिता के विवाह के 4 वर्ष बाद पैदा हुई है। उसकी माता उसके पिता से 3 वर्ष छोटी भी है। ईना से जो 13 वर्ष की है 24 वर्ष बड़ी है। ईना के पिता का किस उम्र में विवाह हुआ था। तो सबसे पहले उसकी माँ का जो प्रेजेंट एज है उसको निकालते हैं, तो ईना के एज से 24 साल बड़ी है ये बताया गया है, तो उसकी माँ का टोटल एज 37 हो गया। अब यह भी बताया गया है कि 13 साल अभी ईना का उम्र है और विवाह के 4 साल बाद पैदा हुई है, इसका मतलब कि 17 साल पहले इसकी माँ की शादी हुई थी, तो मैरिज जो है शादी का वक्त जो है उस वक्त उसकी माँ का जो एज था हो जाएगा 20 साल। अब पूछा गया है कि इसके पिता का एज क्या है, ये तो उसके माँ का एज शादी के वक्त है, तो पिता का एज उसके माँ के एज से 3 साल अधिक था, तो फादर का एज माँ के एज में 3 साल जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 23 ईयर्स। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राकेश के पास एक विशिष्ट कंपनी के 8 मोबाइल हैंडसेट खरीदने के लिए धनराशि थी, लेकिन खुदरा व्यापारी ने उसे हैंडसेट में कुछ छूट दिया और उसी धनराशि में वह 10 मोबाइल हैंडसेट खरीद सका। खुदरा व्यापारी द्वारा प्रस्तावित छूट क्या था, तो छूट निकाला, छूट परसेंट कितना है, तो देखिए 8 था, 10 हैंडसेट खरीदने लगा, छूट कितना का दिया है 2 का दिया, मोबाइल का कितने में दिया, फाइनल वैल्यू 10 है। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर परसेंट आ जाएगा 20%, बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिया गया है कि 100 विद्यार्थियों का औसत अंक जो है 100 का औसत अंक 40 है। बाद में पाया गया कि 53 एक विद्यार्थी का अंक जो 53 था उसे भूल से 83 पढ़ लिया गया, 83 पढ़ लिया गया, संशोधित औसत अंक क्या होगा। तो देखिए ये टोटल हो गया हमारा, और कुल मिला के जो बढ़त मिला है 53 से 83,
30 का एरर हुआ है तो 30 घटा देंगे तो ओरिजिनल एवरेज निकल जाएगा। 100 विद्यार्थियों का है तो 100 से डिवाइड कर देंगे। कुल मिला के इसको करेंगे तो 3970.100 आएगा, बाई 100 आएगा, तो इसको 2 जीरो हटाएंगे तो 39.7 आएगा। आंसर बी है ये। नेक्स्ट है, एक सीक्वेंस दिया गया है, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं, इसमें जो है 3 घटाया गया है, फिर इससे इसमें 5 घटाया गया है, इसमें इससे 7 घटाया गया है, फिर इससे 93 में यहाँ पर 170 से 160 तक 11 घटाया गया है, फिर यहाँ से यहाँ तक 13 घटाया गया है। तो कुल मिला के हम लोग देख रहे हैं कि 3, 5, 7, यहाँ पर 9 ना के 11 आया है, फिर 13 आया है। तो इसका मतलब है कि 2-2 से नहीं घटा है ये। और ये सारे जो डिजिट घट रहे हैं, देखिए प्राइम नंबर है 3, 5, 5 के बाद अगला प्राइम नंबर 7, उसके बाद 11 आता है, फिर 13 आता है। तो इसका मतलब है कि अगला जो घटेगा इसमें वह 13 के बाद अगला प्राइम नंबर जो है वह है हमारा 17। तो 93 माइनस 17 घटाएंगे तो वह आंसर हमारा 76 आएगा। ये सी नंबर हो गया। नेक्स्ट है, कोई दीवार घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 10 मिनट तेज चलती है। तो इस घड़ी को सोमवार को पूर्वाह्न 8 बजे सही दिखाया गया है, और जब यह घड़ी बुधवार को अपराह्न 6 बजे का समय दिखाती तो सही समय क्या है। तो सही समय पहले देखिए बताया गया है कि एक घड़ी जो 24 घंटा 10 मिनट 24 घंटा में यह कितना घंटा चलती है। एक सही घड़ी जब 24 घंटा चलती है तो ये घड़ी 24 घंटा 10 मिनट चल रही है। तो इसको आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। आवर में कन्वर्ट करने के लिए मिनट को 60 से भागा देना पड़ता है, तो ये 1/6 आवर हो जाएगा। तो 24 + 1/6 आवर को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंकड़ा आएगा वह है 145/6 आवर्स। तो इसको क्लियर थोड़ा करते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन इस तरह से आ गया कि इस घड़ी में जब 145/6 आवर चल रहा है तो ओरिजिनल घड़ी में चल रहा है 24 घंटे का वक्त। अब इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच अब कितना डिफरेंस है। देखिए, सोमवार को सुबह 8 बजा है और यहाँ पर बुधवार को शाम 6 बजा है, तो कुल मिला के 58 घंटा का दोनों के बीच डिफरेंस है। तो हम लोगों को ये इस 58 घंटा का इस घड़ी में कितना बजेगा यही निकालना है। तो देखते निकालते हैं। तो देखिए, इसको पहले 1 आवर करेंगे। 1 आवर बराबर कितना हो जाएगा, इधर 24 घंटा, ये 145/6 है तो रिवर्स चला जाएगा, 6 इधर आ जाएगा और यहाँ पर 6 ऊपर चला जाएगा और नीचे 145 चला जाएगा। तो हम लोग को निकालना है 58 आवर्स में कितना यह बदलाव आएगा। तो 24/145 गुने 6 गुने 58। अब इसको सॉल्व करना है, वही आंसर हमारा होगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा हमारा वह आएगा हमारा 57.6 आवर्स। अब चूँकि इसमें आंसर तो घंटा और मिनट में दिया गया है तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। 57.6 आवर्स को जब कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.6 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 57 घंटा 36 मिनट, ये आंसर हो जाएगा। तो कुल मिला के अब होगा क्या कि जो ओरिजिनल में 58 घंटा था, इधर के घड़ी में जब 58 घंटा बीता तो इधर के घड़ी में 57 घंटा 36 मिनट ही बीता। तो 57 घंटा 36 मिनट बीता, यानी कि 6 बज रहा था तो ये 24 मिनट कम है अभी 6 बजने में, तो 24 मिनट कम है, 5:36 ही आंसर होगा इसका, क्योंकि यह 57-36 जो है 5:36 पूरी तरीके से आप सिर्फ 36 से यहाँ पर आसानी से मैच कर सकते हैं। नहीं तो 58 घंटा में जब ये 6 बज रहा है तो 57 घंटा 36 मिनट में कितना कम होगा, 24 मिनट, तो 24 घटा सकते हैं आप। कई तरीके से इसको बना सकते हैं। तो इसका आंसर ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है, यदि किसी उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर भिन्न के अंश और हर को उतनी ही धनात्मक मात्रा जो कि 0 से अधिक हो बढ़ा दिया जाए तो परिणामी भिन्न क्या होगा, हमेशा मूल भिन्न से छोटा होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा, या फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो चलिए इसको देखते हैं।
मान लेते हैं कोई फ्रैक्शन जो है p बाय क्यू के फॉर्म में है, और इसमें जब बोला गया है उचित भिन्न है, उचित भिन्न का मतलब ये है कि q जो है ऑलवेज बड़ा होगा p से, ये भी दिया गया है। अब आगे बोल रहा है कि इस कंडीशन में हम लोग ये देखना है p बाय क्यू में कुछ जोड़ रहे हैं, ये मान लेते हैं ये जोड़ दे रहे हैं, सेम क्वांटिटी जोड़ रहे हैं। अब ये बोल रहा है कि ये भिन्न बड़ा होगा या बराबर होगा या लेस देन होगा किससे, p बाय क्यू, यानी कि ओरिजिनल फ्रैक्शन तो p बाय क्यू ही है। इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, प्लस ए क्यू बराबर पी क्यू प्लस ए क्यू, और ये तीनों साइन हम लोग लेके चलेंगे। तीनों साइन, ये तीनों साइन कौन से है, ये तीनों साइन अभी हम लोग को डिसाइड नहीं हुआ है कि बड़ा होगा, बराबर होगा या छोटा होगा। तो देखिए यहाँ पर अब सबसे पहले पी क्यू दोनों तरफ कट जाएगा, ये दोनों का कट जाएगा, बराबर यहाँ पर क्या होगा, क्यू, यहाँ जो है ये पी है, तो यहाँ पर देखिए क्यू जो है और इधर पी आ जाएगा। अब तीनों साइन में से कौन सा सही था, हम लोगों ने देखा था, कंडीशन दिया गया था कि क्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन पी, तो इसमें सिर्फ पहला वाला साइन ही सही है, ये गलत हो जाएगा, ना ही बराबर है ना ही छोटा है, तो ये हो गया क्यू इज इक्वल टू पी। तो हम लोगों को बस ये साइन लेके चलना होगा, यही जो है नीचे देखिए प्रूव हो रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि ये फ्रैक्शन जो है अगर ऐड करते हैं तो मूल फ्रैक्शन से हमेशा बड़ा होगा, हमेशा मूल फ्रैक्शन से बड़ा होगा। तो अब कौन सा ऑप्शन इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन जो है, तो ऑप्शन बी जो देखिए हमेशा मूल भिन्न से बड़ा होगा, ये मूल भिन्न p बाय क्यू से हमेशा, या जो फ्रैक्शन आया है हमेशा बड़ा होगा, तो आंसर हमारा बी हो गया इसमें। तो इसके बाद अन्य सभी खत्म हो जाएंगे, ना ही छोटा है ना ही बराबर है, निश्चित भी नहीं किया जा सकता, यह भी गलत है क्योंकि हम लोगों ने प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यह एक सीक्वेंस दिया गया है, सीक्वेंस देखते हैं क्या है। 2 का स्क्वायर यहाँ है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, फिर 8 का स्क्वायर दिया गया है। अल्टरनेट दिया गया है, यहाँ पर भी देखते हैं 14 का स्क्वायर है ये, फिर 12 का स्क्वायर है ये, फिर 8 का स्क्वायर है ये। तो यहाँ पर अल्टरनेट पद है, तो यहाँ पर जब 14 है, फिर 12 आ रहा है, फिर 10 का, तो x जो है डेफिनेटली 8 का स्क्वायर होगा, अर्थात 64 हो जाएगा इसका आंसर। आंसर भी हमारा सही है। नेक्स्ट है, किसी समूह में 15 व्यक्ति हैं जिनमें से 7 फ्रेंच पढ़ सकते हैं, तो पहले फ्रेंच की संख्या कितनी है, f की संख्या बराबर 7, अंग्रेजी 8 लोग पढ़ सकते हैं, ई बराबर 8 दिया गया है। जबकि इन दोनों भाषाओं में से कोई भाषा नहीं पढ़ सकते, 3 जो है, तो जब 15 व्यक्ति में 3 नहीं पढ़ सकते तो कुल मिला के पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, 12। ये 12 कौन से हो जाएंगे, तो ये 12 जो हैं या तो फ्रेंच पढ़ेंगे या तो अंग्रेजी पढ़ेंगे, इसका मतलब एफ यूनियन ई बराबर यहाँ पर दिया गया है 12। आगे क्या बोलता है, अब कितने व्यक्ति अर्थातः एक भाषा पढ़ सकते हैं, मतलब या तो सिर्फ फ्रेंच ही पढ़े या तो सिर्फ इंग्लिश पढ़े, दोनों पढ़ने वाले की संख्या तो यहाँ पर 12 है, तो एक पढ़ने वाले की संख्या यहाँ पूछी गई है। तो हम लोग सबसे पहले इसको निकालेंगे कि एफ यूनियन ई बराबर जो है दोनों का सम माइनस दोनों का इंटरसेक्शन होता है, ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया इधर 12 और दोनों का सम 7 + 8, यहाँ पर एफ प्लस ई का वैल्यू दिया गया है, तो 8 + 7 15 हो जाएगा, माइनस ई इंटू एफ हो जाएगा। अब ई इंटरसेक्शन एफ बराबर जो वैल्यू निकलेगा 15 में 12 जाएगा 3, तो इसका मतलब है कि 3 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो फ्रेंच और इंग्लिश दोनों पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इस 12 विद्यार्थियों में से अगर 3 को हटा दें जो कि दोनों पढ़ सकते हैं, तो कुल मिला के वैसे अभ्यर्थियों की संख्या निकल जाएगी जो केवल और केवल या तो फ्रेंच पढ़ पाएगा या तो सिर्फ अंग्रेजी पढ़ पाएगा। तो कुल मिला के 12 में 3 जाने के बाद बचेगा 9, आंसर हमारा बी हो जाएगा। इस प्रश्न को वेन डायग्राम के माध्यम से भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये ज़्यादा थोड़ा आसान पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई मुद्रक किसी पुस्तक के पृष्ठ पर 1 से प्रारंभ कर पृष्ठ संख्या डालता है और कुल मिला के 3089 अंक प्रयोग में लाता है, तो पृष्ठ में कितनी संख्या है। तो चलिए शुरू करते हैं।
सबसे पहले एक डिजिट के कितने संख्या होते हैं, 1 से 9 तक होते हैं। उसके बाद या क्या करेगा, 2 डिजिट के संख्या डालना शुरू करेगा। जब 2 डिजिट का डालेगा तो 2 डिजिट का संख्या 10 से 99 तक होता है। 10 से 99 तक कुल कितने संख्या हो गए, 90 हो गए। उसके बाद फिर 3 डिजिट की संख्या 100 से शुरू हो जाएंगे और 3 डिजिट की संख्या 1000 तक 999 तक जाते जाते कितने हो जाएंगे, 900 हो जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कुल जो है बराबर दिया गया है 3089। तो यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ये 2700 यहीं पर हो जाएगा और ये 3000 के आसपास है। तो इसका मतलब है कि चौथा डिजिट भी जाएगा। इन सबको जोड़ने के बावजूद अभी 389 नहीं आया है। तो इसको 4 डिजिट का भी कुछ आएगा, लेकिन कितना आएगा हमें पता नहीं। तो मान लेते एक्स जो है वो संख्या है जब हमारा उसमें आएगा। अब इसको सब सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद एक्स का जो वैल्यू आएगा हमारा, वह वैल्यू जो है आपका 50 आएगा। अब हम लोगों के पास ये पता चल गया कि चौथा जो एक्स है यहाँ पर 50 है। अब पृष्ठ की संख्या काउंट कर लेते हैं। एक डिजिट वाले 9 प्लस 2 डिजिट वाले 90, तो 9 प्लस 90 99, 99 प्लस 900 999 और प्लस 50, तो 999 प्लस 50 हो जाएंगे 1049। तो 1049 आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट है, ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर काउंट करेंगे टोटल डिजिट कितने हैं। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो कुल मिला के 15 यहाँ पर वर्ड दिए गए हैं। 15 को 3 के फॉर्मेट में भी काट सकते हैं और 5 के फॉर्मेट में भी। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस में काटना फ़ायदेमंद होगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप 3 में पहले चेक करेंगे और उसके बाद 5 में चेक करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो कुछ सीक्वेंस नज़र आ रहा है कि डबल सी है, फिर डबल ये है, फिर डबल ये है और बीच बीच में कुछ छूटा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि हर बार जो है डबल नहीं है। ये देखिए बी सी जो है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ भी बीच में आए हैं। इसका मतलब है कि ऐसा होगा कि दो दो का पेयर होगा और बीच में कुछ डिफरेंट होगा, तभी ये सीक्वेंस जो है सेटिस्फाई करेगा उस फॉर्मेट में। तो डेफिनेटली ये 5 का फॉर्मेट बन रहा है, 2 + 2 1 4 और बीच में एक 5। तो हम लोग इसको पहले 5 के फॉर्मेट में काटते हैं। देखिए 5 के फॉर्मेट में हम लोगों ने काट लिया इसको। अब यहाँ पर हम लोग जो है बीच में डिफरेंट वर्ड रखेंगे और 2 शुरू में सेम। तो यहाँ पर शुरू में सी ही होगा, सी सी, ये फिर सी सी, डबल ये यहाँ पर बीच में भी छोड़ देते। फिर यहाँ पर बी बी हो जाएगा क्योंकि ये बी बी सी फिर बी बी, 2 शुरू में सेम, 2 लास्ट में सेम, बीच में डिफरेंट। अब यहाँ पर देखिए बीच में होगा क्या, यहाँ पर बीच में ये है और लास्ट में सी है, तो डेफिनेटली बीच वाला में बी होगा। ए बी सी एक साइकिल में तब हो गया। अब आंसर इसका क्या हो गया, सी बी बी बी, ये हमारा मिल रहा है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो गया। क्वेश्चन है, किसी परिवार में 2 बच्चे हैं, उनके माता पिता भी हैं। बच्चों और उनकी माता के वजनों का औसत 50 केजी है। तो 2 बच्चों को C2 से इंडिकेट करते हैं प्लस उसके माता का औसत वजन, औसत 3 लोग हो गए तो 3 से डिवाइड करेंगे, बराबर दिया है 50। आगे है बच्चे और उनके पिता के वजनों का औसत 52 केजी है। तो C2 प्लस उसके फादर का वजन जब करते हैं तो ये हो जाता है 52 केजी। यदि पिता का वजन 60 केजी है तो माता का वजन कितना है। तो यहाँ पर दिया गया है कि एफ का वैल्यू दे दिया है। तो C2 प्लस 60 बराबर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा 156। फादर का यहाँ पर C2 का वैल्यू जो आएगा यहाँ पर वह आएगा 96। अब जब दोनों बच्चों का पता चल गया कि वजन कितना है तो C2 का वैल्यू यहाँ पर 96 बिठा देते हैं तो माँ का निकल जाएगा। तो हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 में 96 बस घटा देना है हमें। तो घटाने से मिलेगा हमें 54 केजी। तो उसकी माँ का जो वजन है 54 केजी है। आंसर डी हो गया। नेक्स्ट है, मान लीजिए कि आपके पास 3 मूल्य वर्गों का 1, 10 और 50 रुपये के नोट पर्याप्त मात्रा में है। आप 107 रुपये का बिल का भुगतान कितने तरीके से कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि 1 रुपये के सिक्का x यूनिट में है और 10 रुपये के मूल्य वर्ग का y यूनिट यूज कर रहे हैं, प्लस 100 रुपये का जो नहीं 50 रुपये का जो वर्ग है उसमें z यूनिट का प्रयोग कर रहे हैं। कुल मिला के कितने का बनाना है? 107 रुपये का। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब हम लोग केस 1 लेते हैं। z का वैल्यू जब 1 रखेंगे, सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू यूज करते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। 50 का जो नोट है पहले हम लोग 2 रखते हैं, तो 100 रुपये तो हमारा यूज हो गया। तो कितने तरीके से जब ये 100 रुपये हमारा हो गया है यूज, तो इसका सीधा मतलब है कि अब 7 रुपये घट रहे हैं, तो 1 रुपये से इसको पूर्ति करना होगा। तो जब z बराबर 2 लेते हैं, पॉसिबिलिटीज एक ही बनती है। अब z बराबर 1 लेते हैं, तो z बराबर जब 1 लिए हैं तो 50 रुपये खर्च हो गया। अब हमारे पास 57 रुपये और भी बनाने होंगे, तभी 107 रुपये यहाँ पर बन पाएगा। तो ऐसे में अब करना क्या है हमें कि हम क्या कर सकते हैं, 10 नोट यहाँ पर जो है 5 नोट 50 रुपये का यूज कर सकते हैं, या फिर 4 नोट 10 रुपये का यूज करें और फिर 7 रुपये इसका यूज करें, फिर 3 नोट, फिर 10 के 2 नोट, फिर 1 नोट। और ऐसा भी कर सकते हैं कि 0 नोट यूज करें, एक भी ना करें, सारे 50 रुपये 1 नोट इससे देंगे और 57 रुपये एक सिक्का करके हम 1 रुपये का दे दें। तो कुल मिला के यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज बनते हैं, 10 रुपये का 0 यूज कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, कुल मिला के 6 हो गया। तो जब z बराबर 50 का नोट लेते हैं तो 6 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कि हम z बराबर 0 यूज करें रुपये, यानी कि 1 भी यूज ना करें, तो ये खत्म हो जाएगा हमारा। अब जब ये खत्म हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं, अब 10 रुपये का हम लोग 10 अधिकतम यूज कर सकते हैं, 100 रुपये इससे हो जाएंगे, 7 का सिक्का इससे देंगे। ऐसा भी कर सकते हैं, 9 इससे यूज करें, बाकी सिक्का दे, फिर 8 नोट यूज करें, फिर 7 6 5 करते करते 0 तक चले जाएं। तो कुल मिला के इसमें पॉसिबिलिटीज कितने हो जाएंगे, तो 10 नोट, फिर 9, फिर 8 करते करते 0, तो 10 + 1, 0 वाला भी एक लेना होगा। तो यहाँ पर कुल हो जाएंगे हमारे 11। जिस तरह से कि पिछले वाले में हम लोग किए थे कि 6 बार जो है मैक्सिमम जो है यूज कर सकते हैं कि 10 से लेके, तो पहले वाले में हम लोग 1 बार पॉसिबिलिटीज निकली, दूसरे में 6, और z बराबर जब 0 लेते तो फिर 11 निकला। अब सबको जोड़ देंगे तो 11 6 17 और 1 18, तो कुल मिला के 18 ऐसे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं जिसके माध्यम से हम 107 रुपये का भुगतान करें। तो इसका मतलब आंसर सी हमारा है। नेक्स्ट है, इसमें कहा गया है कि ये अपने घर से प्रारंभ कर पूरब की ओर 20 मीटर चला। तो मानते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है, 20 मीटर चला ये, यहाँ पर उसको मित्र बी मिला, वे दोनों उसी दिशा में 10 मीटर और चले, मान लेते हैं और 10 मीटर चला देते हैं इधर। तब ये जो है बाईं ओर मुड़ गया, ये देखिए बाईं ओर मुड़ गया, और बी जो है दाहिनी ओर मुड़ गया, तो ये इधर मुड़ गया, बी नीचे की ओर चला गया। और वे क्रमशः 2 मीटर और 3 मीटर नहीं 2 मीटर और 8 मीटर चले। तो देखिए ये जो है 2 मीटर हो गया और नीचे ये 8 मीटर चला है। आगे फिर बी जो है अपने बाईं ओर मुड़कर 4 मीटर चला, तो ये देखिए बी बाईं ओर मुड़ के 4 मीटर चलाते हैं। जिसके बाद अपनी दाहिनी ओर 5 मीटर चलकर वह अपने कार्यालय पहुंच गया। तो देखिए फिर ये अपनी दाहिनी ओर चल के 5 मीटर फिर चला। ये जो है अपनी दाहिनी ओर मुड़कर 12 मीटर चलकर अपने कार्यालय पहुंचा। ये भी देखिए दाहिनी ओर चला और ये 12 किलोमीटर चला। अब ये पूछ रहा है कि दोनों के कार्यालय के बीच न्यूनतम दूरी है क्या। तो देखिए इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस के बारे में जानना है कि क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इस डिस्टेंस के बारे में देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जब 5 है और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, इन दोनों को अगर जोड़ दे 8 + 2 10 और 5 15, तो ये 15 हो जाएगा हमारा। और इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसमें 4 अगर 12 में घटा देंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमारा, तो ये 8 हो जाएगा। तो कुल मिला के अब एक ट्राइंगल बन गया हमारा। ये ट्राइंगल है क्या, ये यहाँ पर
हमारा 8 है, ये 15 है और ये फाइंड आउट करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर रूट 100 डाल देंगे, तो दोनों का करते हुए ये हमारा 17 आ जाएगा, ये 17 आएगा, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो कथन दिए गए हैं और उसके बाद प्रश्न दिए गए हैं। पहला कहता है पी और की दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, और दूसरा कह रहा है पी प्लस की विषम संख्याएं हैं, विषम पूर्णांक है। तो देखिए, हमेशा अभाज्य संख्याएं विषम संख्या ही होती है, अपवाद बस दो है। तो दो विषम संख्याओं को जोड़ने के बाद तो सम आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर विषम आ रहा है, इसका मतलब पी और की में से कोई एक दो होगा दूसरा स्टेटमेंट में, तभी ये ऐसा पॉसिबल है। अब क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं आगे क्या बोल रहा है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अकेले पर्याप्त है। तो क्वेश्चन है क्या कि पी और की को दोनों को गुना करते हैं तो क्या वह विषम आएगा? तो ये विषम आएगा, इसका आंसर एस भी हो सकता है, हाँ विषम आएगा, और नो भी। तो कुल मिला के आपको बस ये देखना है कि क्या इस प्रश्न का उत्तर दे पा रहा है कि आएगा या नहीं आएगा। तो S1 जो पहला कह रहा है कि पी और की दोनों अभाज्य संख्या और दोनों को गुना करते हैं तो क्या वह विषम आएगा, यह उत्तर दे पा रहा है? तो हम लोग डेफिनेटली कहेंगे नहीं। कारण ये है कि पी और की के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं कि कैसे अभाज्य संख्या है, वे दोनों के दोनों विषम संख्याएं भी हो सकती है, और अगर दोनों में से कोई एक दो इसमें निकल गया तो फिर रिजल्ट ही बदल जाएगा। इसका मतलब है कि इसका आंसर एस भी आएगा पहला वाला का, और नो भी, इसीलिए इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। अब स्टेटमेंट 2 देखते हैं, इसका उत्तर देने के लिए अकेले S2 पर्याप्त है। तो S2 तो पूरी तरीके से पर्याप्त है। कारण यह है कि पी और की में कोई एक संख्या दो है, और अन्य जितने भी आज अभाज्य संख्या होंगे वो विषम होंगे। तो एक सम संख्या के साथ एक विषम संख्या को गुना किया जाता है तो ऑलवेज इवन आएगा, तो इसका कहेंगे कि वह विषम पूर्णांक है, तो कहेंगे डेफिनेटली नो। तो S2 का जो उत्तर आएगा उसमें कहेगा नो, तो इसका मतलब है कि S2 में कुछ उत्तर मिल रहा है और वो आंसर आ रहा है नो, तो S2 पर्याप्त है इसका उत्तर देने के लिए। अब इसके बाद यह भी कहा गया कि S1 और S2 दोनों देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो हम लोगों ने देखा कि S2 पर्याप्त है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, और दोनों ही आवश्यक है। तो S1 जो है पर्याप्त है और S2 जो है वैसा दिख नहीं रहा है। तो कुल मिला के हमारा आंसर जो है बी हो गया। नेक्स्ट है, 2009 का कैलेंडर हुबहू किस वर्ष होगा? तो सबसे पहले 2009 जो दिया गया है, उसके बाद आगे थोड़ा देखते हैं। 2010 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 13 भी आएगा, 14, 15, 16, इसी तरह आगे बढ़ेगा। अब हम लोग देखते हैं कि 2009 जब है तो 2010 जब आगे बढ़ेंगे तो ऑड डे कितना आएगा? एक। लीप ईयर में जो है ऑड डे हमारा जो है 2 हो जाता है, जबकि नॉन लीप ईयर में 1 आता है। तो 2010 नॉन लीप ईयर है। 2011 में एक और जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगा। 12 में चूंकि 2012 4 से डिविजिबल है इसलिए, या लीप ईयर है इसलिए 2 और लीप ईयर हो जाएंगे, तो 2 + 2 यहाँ पर 4 हो जाएंगे। फिर 2013 में एक और जुड़ेगा तो 5 लीप ईयर हो जाएगा, ये ऑड डे हो जाएगा। फिर 2014 नॉन लीप ईयर है तो एक और बढ़ जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2015 जो है एक और बढ़ेगा, 7। अब जैसे ही 7 और डे आते हैं तो इसका मतलब है कि वह ईयर रिपीट कर गया जहाँ से शुरुआत किए थे। तो 2009 और 2015 का कैलेंडर सेम होगा, तो आंसर हमारा इसमें 2015 हो जाएगा। आंसर डी है। नेक्स्ट है, एक संख्या 136 को 5B7 में जोड़ने पर एक योगफल प्राप्त हो रहा है। ए और बी पूर्णांक है, दिया गया है, और 3 से यह अविभाज्य है। तो बी का एकमात्र संभव मान क्या है? तो यहाँ पर बोला गया है 136 है, और इसमें जोड़ रहे हैं 5B7, और ये जोड़ के बाद आ रहा है ये 73 यहाँ पर आया है। अब ये बोला है कि ये जो है 3 से डिविजिबल है, तो डिविजिबिलिटी का रूल यह बोलता है कि उसके समेशंस भी जो है 3 से डिविजिबल होंगे। तो 10 प्लस ये आ रहा है, तो 10 प्लस ये आ रहा है, इसका मतलब है कि ये डिवाइड तब होगा जब ए का वैल्यू 2 होगा, क्योंकि 12 होगा, फिर 5 होगा यानी कि 15, उसके बाद फिर 8, और 8 के बीच फिर यहाँ पर 11। तो ए का वैल्यू तो सिंगल डिजिट में ही है, तो इसका 3 पॉसिबल वैल्यू हो गया, 2, 5, 8। अब यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे कि ए का वैल्यू
2 5 8 हम लोग यहाँ पर रखेंगे, कौन सा सेटिस्फाई करता है देखते हैं। पहले 2 रखते हैं, 6 7 13 की 3 हाथ में 1, और बी का वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 2 5 और 1 6 और 5 1 6, यहाँ पर 6 आना चाहिए था लेकिन यहाँ तो 7 है। इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पर कम से कम 7 से बड़ा वैल्यू होना चाहिए, 6 या 6 से बड़ा वैल्यू होना चाहिए, तभी जो है यहाँ पर एक ऐड हो पाएगा, 7 हो पाएगा। तो 6 और 6 से बड़ा ऑप्शन केवल और केवल 8 है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग 8 ही सही आंसर होगा। तो चलिए फिर से 8 यहाँ पर रख के देखते हैं। 6 7 13 के 3 हाथ में 1, 8 और 3 11 और 1 12 के 2 हाथ में 1, 5 1 6 1 7, तो ये पूरा फिट बैठ गया। तो यहाँ पर बी का वैल्यू 8 आएगा, ए का वैल्यू 2 आएगा, और ये इसका सही आंसर है 8। 60 का डी हो गया आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यदि बी से आगे और बी को शामिल करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला का प्रत्येक एकांतर मतलब अल्टरनेट अक्षर छोटे अक्षरों में लिखा जाए और शेष अक्षरों को बड़े अक्षरों में लिखा जाए तो वर्ष का उत्तरार्ध का प्रथम मास अर्थात जुलाई को कैसे लिखा जाए। तो यहाँ पर बोला है कि बी और उसके बाद प्रत्येक अल्टरनेट सब छोटा लिखना, और तो बी को शामिल करते हुए लिखना है तो बी को स्मॉल लिखेंगे, फिर सी कैपिटल हो जाएगा इसका मतलब, फिर अल्टरनेट सब डी होगा तो डी स्मॉल, फिर ई कैपिटल हो जाएगा, फिर एफ स्मॉल, इसी तरह का सीक्वेंस आगे बढ़ता जाएगा। तो जुलाई को हम लोग को लिखना है। अगर हम लोग नंबरिंग कर डालें, ए को अगर 1 माने, बी को 2, सी को 3, डी को 4, ई को 5 और एफ को 6, तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो जितने भी इवन वर्ड हैं, इवन में आ रहे हैं, 2 में 4 में सारे स्मॉल आ रहे हैं, और ओड में जितने भी आ रहे हैं वह कैपिटल में आ रहे हैं। तो जुलाई का थोड़ा नंबरिंग करते हैं कि जुलाई का आखिरकार नंबरिंग है क्या। तो जे का नंबरिंग करेंगे तो 10 आएगा, और इसीलिए यह जो है एक इवन नंबर है तो जे जो है हमारा स्मॉल हो जाएगा। फिर यू जो है 21 पोजीशन पर है, या जो है हमारा ऑड हो जाने के कारण इसको कैपिटल में लिखेंगे। नेक्स्ट है एल, एल जो है उसका पोजीशन 12 है, और चूंकि यह एक इवन नंबर है तो इसको स्मॉल में लिखेंगे। और फिर लास्ट में हमारा है यू वाई, तो वाई का नंबरिंग 25 पोजीशन पर है, एक ऑड होने के कारण इसको हम फिर से कैपिटल में लिखेंगे। तो ये जो है पहला जो है स्मॉल और फिर कैपिटल फिर स्मॉल फिर कैपिटल का जो सीक्वेंस फॉलो कर रहा है वह है डी नंबर हमारा, तो डी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है, सुनीता एक कागज का एक पत्रक को 3 टुकड़ों में काटती है। पहले टुकड़े की लंबाई 1 अंक वाले 3 विषम अभाज्य संख्याओं के औसत के बराबर है। तो पहला जो यहाँ पर बोला है कि 3 औसत संख्याओं के बराबर है और तीनों विषम होना चाहिए, तो 2 तो हो ही नहीं सकता है, तो शुरुआत हो सकता है 3 5 और 7 से, फिर 7 7 11, यहाँ पर 5 7 11 भी हो सकता है। इन तीनों का हम लोग एवरेज लें, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं 7 11 13 लें। तो चलिए इसका अगर एवरेज लेते हैं तो 5 आ रहा है। इसका अगर एवरेज लेंगे तो 11 7 18 5 23, 23 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो यह तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो ये तो नंबर होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो अभाज्य संख्या यहाँ पर जो है फ्रैक्शन में कुछ वैसा दिया नहीं गया है। और तीसरा अगर जोड़ें तो यह जो है 10 से बड़ी संख्या आ जाएगी, जबकि यहाँ पर बोला गया है कि केवल और केवल एक सिंगल डिजिट में होगा, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही अंक बचता है, वह है 5। तो हम लोगों ने पहली अंक पता कर लिया कि पहला जो टुकड़ा काटा है वह 5 इकाई का है। तो अब जो T1 टुकड़ा है वह 5 इकाई का हो गया। आगे क्या बोलता है, बोलता है कि दूसरा टुकड़ा की लंबाई पहले टुकड़े दूसरे टुकड़े की लंबाई पहले टुकड़े की लंबाई और तीसरे टुकड़े की 1/3 लंबाई के योग के बराबर है। तो 5 और तीसरे टुकड़े की 1/3 योग के बराबर है, तो ये हो गया हमारा दूसरा टुकड़ा। और तीसरे टुकड़े के बारे में बोलता है कि अन्य 2 टुकड़े की लंबाइयों के योग के बराबर है। तो T3 बराबर T1 यानी कि 5 और T2 अर्थात 5 + T1 T3 बटा 3 है। तो अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर हमारा T3 बराबर यहाँ पर हमारा 15 आएगा।
अब जब T3 का वैल्यू निकल गया है तो T3 का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो T2 का वैल्यू हो जाएगा 15/3 यानी कि 5 5 10। तो कुल मिला के अब हमारा जो वैल्यू बन गया है 5 10 और 15। पहला 5 है, दूसरा वैल्यू 10 और तीसरा 15। अब पूछा क्या है कि कागज के मूल पत्रक की लंबाई क्या थी, तो तीनों को जोड़ देंगे 5 10 और 15 को, तो तीनों का जो समेसन आएगा तीनों को जोड़ने के बाद 5 10 15 प्लस 15 30। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी 30 इकाई। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सीक्वेंस दिया गया है और बोला गया है कि ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 3 नहीं है किंतु ठीक बाद 7 है। तो सबसे पहले 5 और 7 का एक साथ बैठक लगाएंगे हम लोग। तो पहला बैठकी यहाँ पर है 5 और 7 का, फिर दूसरा बैठकी यहाँ पर है, तीसरा बैठकी यहाँ पर है, 3 ही बैठकी है। अब सिर्फ देखना है कि किसके पहले 3 नहीं है, तो यहाँ पर नहीं है तो 1 मिल गया, यहाँ पर 3 है इसलिए ये नहीं होगा, और 5 7 के बाद यहाँ पर भी 3 है इसलिए यहाँ नहीं हो, तो 1 मिला हम लोगों को पेयर। तो आंसर हो जाएगा 70 का ए, केवल 1 पेयर हमें मिला है। क्वेश्चन है, किसी संयुक्त परिवार में 7 सदस्य हैं जिनमें से 3 महिलाएं हैं और जी विधवा है। तो जी विधवा है इसका मतलब है कि ये तो पता चल गया कि वह लेडीज़ है, 3 लेडीज़ में 1 लेडीज़ है। हम लोग पहले कुछ साइन दर्शा लेते हैं, प्लस बॉयज़ के लिए यूज करेंगे, माइनस महिला के लिए यूज करेंगे। बराबर का अर्थ होगा कि एक ही पीढ़ी में पैदा हुए हैं, और एरो का साइन का मतलब होगा कि पिता और पुत्र का रिलेशन, या पिता या पुत्री या माँ या पुत्री का रिलेशन है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को ये इंगित करेगा। तो अब थोड़ा आसान हो जाएगा ये। तो अब जी जो है विधवा है, इसका मतलब वह जो है एक महिला है, जी माइनस लिखे हैं। उसके बाद कह रहा है कि डी के पिता एफ की साली भाभी है और बी और डी एक ही माता पिता की संतान है, और ए बी की पुत्री है, सी बी के रिश्ते में चचेरा ममेरा फुफेरा मौसेरा भाई अथवा चचेरा ममेरा फुफेरा बहन ये सब है। तो ई कौन है? तो सबसे पहले यहाँ पर ये तो पता चल गया कि एफ जो है ये पिता है किसका, तो पिता होने के कारण प्लस हो जाएगा, और ये डी का जो है पिता है। यहाँ पर डी का पिता है तो वह पुत्री का भी हो सकता है और जो है किसी और का भी हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर कुछ पता नहीं चल पा रहा है। और ये दोनों में जो है ये जी जो है भाभी है एफ की, तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक ही पीढ़ी के हैं, इसीलिए एक ही सीजन में लिखे हैं, और इसको इक्वल टू से दिखा देते कि एक ही पीढ़ी के ये लोग हैं। अब आगे जो बोल रहा है यहाँ पर बी और डी एक ही माता पिता के संतान है, तो इसका मतलब एक ही संतान है, तो बी यहाँ पर हो जाएगा। इनका भी लिंग तय नहीं है कि कौन पुरुष है कौन महिला है। और भी आगे बोल रहा है कि ए जो है बी की पुत्री है, तो ए यहाँ पर ए का लिंग तय हो गया है कि ये डेफिनेटली जो है लेडीज है और बी की पुत्री है, तो ये माइनस चला गया। अब ई के बारे में हमें जानना है, तो यहाँ पर ये हमारा ए आ गया, बी आ गया और डी आ गया, जी आ गया, एफ आ गया। यहाँ पर एक और दिया गया है सी जो है बी का रिश्ते में चचेरा ममेरा फुफेरा भाई लगता, तो यहाँ पर इसका मतलब ये इसकी जो है रिलेशन में बेटा या बेटी हो जाएगी, तभी इसका चचेरा ममेरा फुफेरा जो है भाई या बहन लग सकती हैं। अब कुल मिला के हमें सिर्फ यहाँ पर ई के बारे में पता करना है कि क्या है। तो हमें तो 2 लेडीज मिल चुका है, यहाँ ये एक लेडीज़ है और जी एक लेडीज़ है, बाकी एक लेडीज़ घट रहा है। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि ई जो है एफ की पत्नी होगी, तो चलिए इसको कंसीडर ही कर लेते हैं, ई को माइनस मान लेते हैं और एफ के पत्नी के रूप में दिखा भी देते हैं। तो अगला स्टेटमेंट देखते हैं, ये जो है ए की ई जो है ये की दादी और नानी होगी, तो यहाँ पर दिख रहा है कि पहला पीढ़ी ये दूसरा पीढ़ी, तो डेफिनेटली दादी और नानी ही कोई होगी ई। और तीसरा सी की चाची मामी मौसी या बुआ होगी, तो यहाँ पर देखिए ये तो इसका जब चाचा है तो ये चाची या बुआ ही होगी, तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। तो मतलब ई का जो स्टेटमेंट है, ई का जो पोजीशन है वह यहीं पर बनता सही है, एफ जो है ई की पत्नी है। तो इस तरह से इसका आंसर जो है तीनों कथन स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, और हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर 1 2 3 तीनों इसमें सही हैं। ये प्रश्न कंप्लीटली परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी यूपीएससी ने जब दिया है
और सब ऑप्शंस फिट उसमें बैठ रहे हैं, तो इसी को हम लोग मारेंगे। नेक्स्ट है, किसी घन के प्रत्येक फलक को काले या लाल रंग से रंगा जा रहा है। घन के कितने विभिन्न तरीके से रंगा जा सकता है? तो देखिए, दो रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि सारे में से किसी भी फलक को ब्लैक रंग से नहीं रंगा जा रहा है, यानी कि जीरो ब्लैक रंग से रंगने वाले सतह की संख्या जीरो, यानी कि सारे वाइट से ही रंग रहे हैं। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज तो एक ही हो सकती है, क्योंकि अगर किसी भी फेस को ब्लैक से नहीं रंग रहे तो सारे फेस को हम लोग व्हाइट से रंगने वाले हैं। अब मानते हैं कि एक फेस को ब्लैक से रंग रहे हैं, इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी है? एक ही होगी, क्योंकि एक फेस आप कोई भी रंगे डाई से, वो घन है, तो आप किसी भी तरह से घुमा के देखें तो दिखेगा कि एक ही फेस है। अब दो फेस को ब्लैक से रंगने की पॉसिबिलिटीज क्या है? तो इसकी पॉसिबिलिटीज दो होंगी। पहला, या तो घन के दो अपोजिट फेस में हम लोग रंगे, इस फेस में और इसके नीचे वाले फेस में रंगे, या तो दो संलग्न फलक, एक इसके और इसके दोनों जुड़ा हुआ फलक में रंगे। तो इसके मतलब कुल दो पॉसिबिलिटीज हो गई। अब तीन फलक को ब्लैक से रंगने की क्या कितने तरीके से रंगा जा सकता है, आप ये देखेंगे। तो तीन को रंगने का तरीका क्या है? हम लोग कर सकते हैं कि दो संलग्न फलक को रंगे और एक अपोजिट फलक को रंगे, या दूसरा पॉसिबिलिटीज ये है कि तीनों के तीनों संलग्न फलक को ही रंग दें। तो इस कुल मिला के दो पॉसिबिलिटीज बने, दो से अधिक बन नहीं पाएंगे। हम लोग पहला पॉसिबिलिटीज इसमें कहे हैं कि दोनों सारे के सारे संलग्न फलक को ही रंग दिए, एक घन को मान लेते हैं तीनों फलक को रंग दिए, या फिर दो संलग्न फलक और एक अपोजिट फलक को रंगे, तो ये भी पॉसिबिलिटीज है एक। अब आगे चार ब्लैक फलक रंगने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? चार ब्लैक फलक रंगने का मतलब है कि चार ब्लैक से रंगेंगे, इसका मतलब दो व्हाइट से रंगेंगे। तो दो व्हाइट से रंगने का जो पॉसिबिलिटीज होगा वही होगा जो दो ब्लैक से रंगने की पॉसिबिलिटीज थी, तो इसका मतलब इसमें भी दो होगा। अब पांच ब्लैक से रंगने की पॉसिबिलिटीज क्या होगी? तो पांच ब्लैक से रंगने की पॉसिबिलिटीज वही होगी जो एक ब्लैक से रंगने की पॉसिबिलिटीज थी, क्योंकि पांच ब्लैक से रंग रहे तो एक व्हाइट से भी तो रंगेंगे। और अब छः के छः ब्लैक से रंगने की पॉसिबिलिटीज क्या होगी? तो छः के छः ब्लैक से रंगने की वही पॉसिबिलिटीज होंगी जो कि जीरो ब्लैक से रंगने की पॉसिबिलिटीज थी। कारण कि उसमें तो व्हाइट इसमें जीरो हो जाएगा, तो कुल मिला के एक हो गया। अब सबको जोड़ लेते हैं, एक एक दो दो चार, चार दो छः, दो आठ, और यहाँ पर एक नौ, एक 10, तो कुल 10 पॉसिबिलिटीज बनते हैं। तो आंसर हमारा हो गया बी नंबर, तो इसका हमारा आंसर बी हो गया। नेक्स्ट है, एक समीकरण दिया गया है, इसके तिर्यक को संतुष्ट करने वाले कितने नेचुरल संख्याएं होंगी? तो सबसे पहले देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 दिया गया है, और दूसरा कंडीशन यह भी दिया गया है कि x y जेड का वैल्यू बड़ा होगा या बराबर होगा 1 से, और इस कंडीशन को भी फॉलो करेगा। तो चलिए इस पॉसिबिलिटीज को हम लोग निकालते हैं। तो चलिए पहले पेयरिंग करते हैं। मान लेते हैं x का वैल्यू 1 लेते हैं, तो y का वैल्यू हमारा कितना आएगा? इसमें हम लोग एक टेबल बना सकते हैं जहाँ तक जाए। तो चलिए x का वैल्यू 1 लेते हैं, y का भी वैल्यू हम लोग 1 ले लेते हैं, तो z का वैल्यू 4 आएगा, तभी तो 6 होगा। अब इसको जो है कितने तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं इसी ऑप्शंस को, क्योंकि z का वैल्यू x का वैल्यू 4 भी ले सकते हैं, और यहाँ पर z का वैल्यू 1 भी ले सकते हैं, ये इंटरचेंज हो सकता है। तो ऐसे पॉसिबिलिटीज 3 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक बार क्या करेंगे, ये इस 4 को एक बार x में बिठाएंगे, फिर दूसरा बार y में, फिर z एक बार z में, तो कुल मिला के 3 पॉसिबिलिटी जैसे इसमें बनेंगे। अब दूसरा मान लेते हैं कि x का वैल्यू 2 रखते हैं, तो y का भी 2 रख लेते हैं और z का भी 2। तीनों को एक्सचेंज करने से कोई फायदा ही नहीं, तो टोटल मिला के इसमें एक ही पॉसिबिलिटीज बनेंगे। अब इसी में अगला जो पॉसिबिलिटीज बनेगा हमारा, वह ऑप्शन हम लोग लेते हैं 3 बिठाते हैं x में, और y में जो है 2 बिठाते हैं, और इसमें z में 1 बिठाते हैं। 3 2 5 1 6। तो अब इसको रीअरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं पॉसिबिलिटीज? तो तीनों अलग हैं, तो इसको फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। फैक्टोरियल 3 का मतलब 3:2 = 6।
अब इसके अलावे कोई भी ऑप्शन नहीं आ पाएगा, सारे ऑप्शंस हमने जो है दे दिए। तो 1, 2 और 3 का, एक्स का वैल्यू 1, 2, 3 आ गया, वाई का वैल्यू 1, 2, 2, 4, सारे जितने भी पॉसिबिलिटीज थे हम लोगों का यहाँ पर आ चुका है। अब सारे पॉसिबिलिटीज को जोड़ देंगे, 3 + 1 4 + 6 बराबर 10, कुल 10 ऐसे वैल्यूज आएंगे। तो हमारा इसमें आंसर जो है डी नंबर हो जाएगा, कुल 10 वैल्यूज आएंगे हमारे। अगला प्रश्न है, इसमें डॉलर का अर्थ विभाजन है, @ का अर्थ गुणित है, हैशटैग का अर्थ घटाना है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पर 10 है और हैशटैग का अर्थ माइनस है, फिर 5 है, @ का अर्थ मल्टीप्लिकेशन है, फिर 1 है और डॉलर का अर्थ डिवाइड है और फिर 5 है। तो 5 5 कट जाएगा, 1 10 में 1 जाएगा 9, आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू हमारा है, 8 अंकों की एक संख्या दी गई है, 3 से भाग देने पर शेषफल 0 आ रहा है, तो बी के कितने संभव मान हैं? तो सबसे पहले इसको हम लोग ऐड करेंगे, इसका एडिशन भी 3 से डिविजिबल होगा क्योंकि यह संख्या 3 से डिविजिबल है। देखते हैं, 4 2 6 5 11 2 13 7 20 4 24 और 24 और 6 30, तो 30 + 20 30 + b/3। अब देखिए यहाँ पर जो संख्या है पूरी तरीके से 3 से डिविजिबल है, अर्थात b भी 3 का ही गुणज होगा। अब 3 का गुणज होगा तो 0 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। 9 से ऊपर जा नहीं सकता, 12 ले नहीं सकते क्योंकि b का वैल्यू जो है सिंगल डिजिट में है। सिंगल डिजिट में होने का मतलब है कि 1 9 या 9 से कम हो गया वैल्यू। तो देखिए कुल मिला के 1 2 3 4 वैल्यूज निकले, तो हमारा आंसर हो गया सी, कुल 4 वैल्यू जैसे पॉसिबल है बी के। अगला प्रश्न है, 6 विद्यार्थी हैं, ABCDEF कई परीक्षाओं में बैठे हैं, सी या एफ का प्राप्तांक सबसे अधिक है। यहाँ तो बोल दिया है या तो सी सबसे आगे निकलेगा या तो एफ, तो यहाँ पर हम लोग ने दे दिया है एक लकीर कि सी सबसे आगे है या तो एफ। आगे देखते हैं, जब यहाँ पर सी का प्राप्तांक अधिक है तो ई का प्राप्तांक न्यूनतम है, तो ई सबसे कम आएगा जब सी सबसे अधिक ला रहा है। ठीक, नेक्स्ट है, जब एफ का प्राप्तांक अधिक है तो बी का प्राप्तांक न्यूनतम है, तो यहाँ पर बी आ जाएगा। ये केस 1 हम लोग लिए हैं, दो केस बनने लगे हैं यहाँ पर, जिस तरह से इन्होंने कहा है किसी भी केस को छोड़ेंगे नहीं क्योंकि आगे 3 क्वेश्चन है और यूपीएससी में सारे पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर किया जाता है। अब आगे देखते हैं, सभी परीक्षाओं में उन्हें अलग अलग अंक प्राप्त हो रहे हैं, डी का प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से अधिक है, तो डी का प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से अधिक है, ऐसा हो जाएगा हमारा। आगे बोलता है कि लेकिन वे निकट प्रतिस्पर्धी हैं, तो दोनों जो है इसके बीच में कोई आने वाला नहीं है, ये फिक्स हो गया क्योंकि दोनों का नंबर बहुत क्लोज है। आगे है, ए का प्राप्तांक बी के प्राप्तांक से अधिक है, तो ए का प्राप्तांक जो है बी के प्राप्तांक से अधिक है, ये इक्वेशन बनेगा। और सी के प्राप्तांक से आगे क्या बोलता है, ए का प्राप्तांक बी के प्राप्तांक से अधिक है और सी के प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से कम है, तो ये जो सी बैठेगा तो यहां पर बैठ जाएगा हमारा क्योंकि ए से बड़ा है सी। तो कुल मिला के ये हमारा एक इक्वेशन बन चुका है, यहां पर दे दिया है। अब यहां पर पहला प्रश्न जो पूछा गया है, इन चारों को दोनों केसेस में बिठाएंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि क्वेश्चन पूछा क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि यदि एफ योग्यता क्रम में दूसरे स्थान पर है तो बी का स्थान क्या है। तो एफ का जो है योग्यता क्रम हम लोगों ने यहाँ पर दूसरे स्थान पर रखा है, इसका मतलब है कि केस 1 के बारे में पूछा जा रहा है, तो सी के तुरंत बाद यहाँ पर एफ है, तो बी का स्थान इसमें केवा हो जाएगा। तो चलिए काउंट करेंगे, तो काउंट करने से पहले यहाँ पर देख लीजिए कि इसमें हम लोगों ने ये बड़ा किया तो यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है, तो एक सी को यहाँ पर ख़त्म करेंगे और काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5वां, तो बी 5वां पोजीशन पर है, तो इसका आंसर हो गया हमारा सी नंबर, जो बी जो है 5वें पोजीशन पर आएगा। तो एक का हम लोगों ने कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यदि बी का प्राप्तांक न्यूनतम है तो सी का स्थान क्या होगा।
तो यहाँ पर अब केस 2 के से प्रश्न पूछा गया है कि बी का प्राप्तांक न्यूनतम है, तो सी का स्थान इसमें देखते हैं। तो अब पहला काउंट करेंगे तो हम लोग देखते हैं F1 पोजीशन पर है, उसके बाद सी दूसरे, तो यहाँ पर दूसरा पोजीशन पर सी आ जा रहा है। अब इसके साथ ही इस सीरीज में देखिए एफ है, फिर सी, डी, ये बी और फिर बी, ये बी लास्ट में है। लेकिन इस सीरीज में हम लोग अभी तक ई को कंसीडर नहीं किए हैं, लेकिन अब जब ई का पोजीशन तय करेंगे तो ई का पोजीशन हम लोग देखिए पहला स्थान पर ये है, दूसरा स्थान पर ये। अगर ई को दूसरे स्थान पर रखते हैं तो सी का पोजीशन तीसरा स्थान पर आ जाएगा। और अगर ई को सी के अगर सी के हम लोग दाहिने साइड रखेंगे तो सी का पोजीशन 2, अगर सी के दाहिने साइड ई को रखेंगे तो पोजीशन जो है 3 हो जाएगा, और बाएं साइड ई को रखेंगे सी के तो पोजीशन 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसका पोजीशन इंटरचेंज कर रहा है, लेकिन इसका पोजीशन दूसरा या तीसरा ही होगा। तो इस तरह से आंसर जो है हमारा इसमें डी आ जाएगा। अगला, यदि ई का योग्यता क्रम तीसरा हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो पहले उसी सीक्वेंस को हम लोग लिखते हैं कि किस तरह से वह जो सीक्वेंस है हमारा वह बनेगा। बी के बाद ये के बाद डी के बाद ई के बाद सी के बाद एफ। यहाँ पर बोला है कि ई का योग्यता क्रम तीसरा कर दिया गया है। अब तीसरा कर दिया गया है इसका मतलब केस 1 ही होगा, क्योंकि केस 2 में ये सबसे लास्ट में आ रहा था। अब आगे देखते हैं क्या कर रहा है कि कौन सा सही है। तो ई का प्राप्तांक सी के प्राप्तांक से अधिक है। ई का प्राप्तांक, तो देखिए यहाँ पर ई का प्राप्तांक कम है तो स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। सी का प्राप्तांक ई के प्राप्तांक से अधिक है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये प्राप्तांक अधिक है, ग्रेटर है, तो दूसरा नंबर ये सही हो रहा है। ए का योग्यता क्रम चौथा है, नहीं, ये तो योग्यता क्रम देखिए 1 2 3 4, ये पाँचवा है तो ये गलत हो जाएगा, ये पाँचवा होना चाहिए था। डी का योग्यता क्रम पाँचवा है, नहीं, ये योग्यता क्रम चौथा है इसका, तो ये भी गलत है। तो कुल मिला के आंसर हमारा बी हो गया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी टफ क्वेश्चंस में है, काफ़ी सारे पॉसिबिलिटीज निकल रहे हैं, लेकिन एक साथ 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं तो आपको सॉल्व करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब अंतिम क्वेश्चन के रूप में यही है। तो इसमें पूछा गया है कि सोहन का वजन दुगुना है मोहन और रोहन के वजन, दुगुना मोहन के वजन या रोहन के वजन से कम है। तो इसको इक्वेशन बनाते हैं। तो 2 गुना जो सोहन का वजन है वह कम है मोहन और रोहन के वजन से। दूसरा स्टेटमेंट, रोहन के वजन का दुगुना मोहन के वजन या सोहन के वजन से अधिक है, यानी कि 2 गुना रोहन का वजन बड़ा है मोहन और सोहन के वजन से। प्रश्न सॉल्व करने से पहले हम लोग इसका अर्थ निकाल लेंगे। कह रहा है कि जब 2 गुना सोहन का वजन मोहन और रोहन के वजन से कम है तो डेफिनेटली सोहन का वजन जो है मोहन और रोहन से छोटा होगा, अर्थात सोहन जो है सबसे कम वजन वाला है, लोवेस्ट वजन वाला है। इससे ये निष्कर्ष निकल जाएगा हमारा। और इसमें देखिए 2 गुना वजन कह रहा है कि मोहन और सोहन से बड़ा है, लेकिन इसका जब आधा करेंगे वजन तो उसमें कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। अगर इसमें वजन लेस देन वाला होता है तो हम लोग इससे कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं, लेकिन ग्रेटर देन वाले से कोई निष्कर्ष इससे निकल नहीं पाएगा। तो कुल मिला के दूसरा वाला स्टेटमेंट बेकार और निरर्थक दिया गया है, इससे कुछ निकलने वाला है नहीं। कुल मिला के हम लोग का जो निष्कर्ष निकला है इसी से निकला है, और इसके अलावा इन स्टेटमेंट से कुछ भी नहीं निकाला जा सकता। अब चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है। पहला, मोहन का वजन अधिकतम है, तो नहीं, अधिकतम वाला कुछ भी नहीं लगा सकते। सबसे कम जो वजन है केवल सोहन का निकला और कुछ नहीं। सोहन का वजन अधिकतम है, नहीं। रोहन का वजन अधिकतम है, नहीं। किसी का वजन अधिकतम है या निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो 79 का डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसमें किसी का भी या नहीं बता सकते हैं कि किसका वजन अधिक होगा। तो आंसर इसका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कथन इसमें सही है। मोहन का वजन न्यूनतम है, नहीं। सोहन का वजन न्यूनतम है, तो यह सही है। हम लोगों ने इसका भी आंसर जो है, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्यों? तो कुल मिला के इसमें हम लोगों ने एक निष्कर्ष निकाल रखा था कि सोहन का वजन जो है न्यूनतम हो जाएगा,
और इसके बाद आगे रोहन का बोल रहा निर्धारित नहीं कहा जा सकता है, तो वो सब गलत हो जाएंगे। इसका आंसर फाइनली बी हो जाएगा। तो कुल मिला के हम लोगों ने सारे इस पेपर को सॉल्व कर लिया है और काफ़ी स्थानों पर मैंने जनरली बहुत ज़्यादा एलोबरेट करने का प्रयास नहीं किया है, क्योंकि इसे अनावश्यक वीडियो में खिंचावट आ जाती है और जनरली बहुत सारे लोग कंसेप्ट से तो परिचित ही होंगे। फिर भी मैंने कोशिश किया है कि कई स्थानों पर अगर कुछ नया कंसेप्चुअल हो तो उस पर थोड़ा डिस्कस करने का प्रयास किया है। अब अगले कड़ी में हम लोग 2020 के सीसेट के प्रश्नों को देखेंगे और उसका पूर्ण सॉल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए आप सीसेट के प्रश्नों का अभ्यास करते रहें।